मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। विद्यार्थियों, आज अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट सेकंड का जो फर्स्ट पेपर है, वित्तीय प्रबंध के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी का प्रबंध व्यवसाय में किस प्रकार किया जाता है। व्यवसाय में सामान्यतः दो प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है। प्रथम, स्थायी पूंजी, जो कि व्यवसाय की स्थायी वित्तीय आवश्यकताओं जैसे भूमि, भवन, संयंत्र इत्यादि की व्यवस्था हेतु प्रयुक्त की जाती है। द्वितीय, अस्थायी या अल्पकालीन पूंजी, जो व्यवसाय की सामयिक आवश्यकताओं जैसे कच्चा माल का क्रय एवं न्यूनतम स्कंद, भावी मांगों की पूर्ति हेतु निर्मित माल का न्यूनतम स्कंद, मजदूरी, कर्मचारियों का वेतन, दैनिक व्यय आदि की पूर्ति हेतु आवश्यक होती है। व्यावसायिक गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु स्थायी पूंजी का अनुमान लगाने एवं उसकी व्यवस्था करने के पश्चात सामयिक आवश्यकताओं हेतु अस्थायी पूंजी की व्यवस्था करनी होती है। अस्थायी पूंजी की आवश्यकता अल्पकालीन होती है, उसे कार्यशील पूंजी, अल्पकालीन पूंजी, तरल पूंजी या चक्रीय पूंजी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। कार्यशील पूंजी की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। जिस प्रकार वित्तीय प्रबंध में पूंजी शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है, उसी प्रकार व्यावसायिक जगत में कार्यशील पूंजी का अर्थ भी विवादास्पद है। लेखापालों, वित्तीय प्रबंधकों, व्यवसायियों तथा अर्थशास्त्रियों सभी में कार्यशील पूंजी के वास्तविक अर्थ पर पर्याप्त मतभेद है। कार्यशील पूंजी की उतनी ही व्याख्याएं हैं जितनी संख्या इस शब्द की व्याख्या करने वालों की है। कुछ व्यक्ति कार्यशील पूंजी को चालू संपत्तियों का योग मानते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति चालू दायित्वों पर चालू संपत्तियों के आधिक्य को कार्यशील पूंजी मानते हैं। कुछ व्यक्ति कार्यशील पूंजी शब्द के स्थान पर चक्रीय पूंजी शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त समझते हैं। अतः कार्यशील पूंजी के वास्तविक अभिप्राय को समझने के लिए इसकी विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण आवश्यक है। कार्यशील पूंजी की तीन अवधारणाएं हैं: परिमाणात्मक अवधारणा, गुणात्मक अवधारणा एवं अन्य अवधारणाएं। परिमाणात्मक अवधारणा अथवा सकल कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी की परिमाणात्मक अवधारणा पूंजी के परिणाम या मात्रा पर अधिक बल देती है तथा गुणात्मक पहलू पर कम। इस अवधारणा के अनुसार संपूर्ण चालू संपत्तियों का योग कार्यशील पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक मीट, मेल्ट, बेकर, फील्ड, बोनविले, जेस मिल तथा एडम स्मिथ है। फील्ड के अनुसार कार्यशील पूंजी से तात्पर्य चालू संपत्तियों के योग से है। बोनविले के अनुसार कोषों की कोई भी पर्याप्त प्राप्ति जो चालू संपत्तियों में वृद्धि करती है वह कार्यशील पूंजी में भी वृद्धि करती है, क्योंकि ये दोनों एक ही है। अतः स्पष्ट है कि बोनविले ने कार्यशील पूंजी तथा चालू संपत्तियों को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया है। जे.एस. मिल के अनुसार चालू संपत्तियों का योग ही व्यवसाय की कार्यशील पूंजी है। कार्यशील पूंजी की इस अवधारणा के समर्थक अपने विचारों के समर्थन में निम्न तर्क देते हैं। चालू संपत्तियों की व्यवस्था चाहे दीर्घकालीन आधार पर की जाए अथवा चालू देनदारियों के द्वारा की जाए, इससे उसकी उपयोगिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चूँकि ये समस्त चालू संपत्तियाँ
व्यवसाय में प्रयुक्त होती है तथा लाभ अर्जन क्षमता में वृद्धि करती है, अतः समस्त चालू संपत्तियों को कार्यशील पूंजी माना जाना चाहिए। इस अवधारणा के समर्थन में एक तर्क ये भी दिया जाता है कि चूंकि स्थायी संपत्तियों को स्थायी पूंजी का प्रतीक माना जाता है, अतः चालू संपत्तियों को कार्यशील पूंजी का प्रतीक माना जाना चाहिए। इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक अल्पकालीन नवीन देनदारी या ऋण के माध्यम से चालू संपत्तियों में वृद्धि होगी, अतः कार्यशील पूंजी में भी उसी अनुपात में वृद्धि होगी। गुणात्मक अवधारणा अथवा शुद्ध कार्यशील पूंजी। इस अवधारणा के अनुसार चालू संपत्तियों के चालू दायित्व पर आधिक्य को कार्यशील पूंजी कहते हैं। गुणात्मक अवधारणा के अनुसार कार्यशील पूंजी के लिए चालू संपत्तियों को चालू दायित्वों पर आधिक्य आवश्यक है। यदि चालू संपत्तियों तथा चालू दायित्वों की समान राशि हो तो संस्था में कार्यशील पूंजी की अनुपस्थिति मानी जाती है। इसके विपरीत यदि चालू दायित्व चालू संपत्तियों से अधिक है तो यह स्थिति कार्यशील पूंजी के घाटे का प्रतिनिधित्व करती है, जो वित्तीय संकट का द्योतक है। चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर आधिक्य संस्था की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति का परिचायक है तथा संस्था मंदीकाल व विपरीत परिस्थितियों में भी अपने दायित्व का भुगतान कर सकने में समर्थ होती है। चालू संपत्तियां में चालू दायित्व की तुलना से ही वास्तविक स्थिति ज्ञात होती है तथा चालू संपत्तियां मात्रा में अधिक होने पर भी यदि चालू दायित्व से कम है तो वह संस्था की कमजोर शोधन क्षमता का परिचायक होती है। अतः शुद्ध कार्यशील पूंजी की अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण है। अन्य अवधारणाएं। कार्यशील पूंजी के संबंध में उपयुक्त मतभेदों के कारण कुछ विद्वानों ने इसके लिए विभेदात्मक नामों का प्रयोग किया है। केनेडी और मैकमिलन के अनुसार चालू संपत्तियों के योग को हम सकल कार्यशील पूंजी तथा चालू संपत्तियों के चालू दायित्व पर आधिक्य को शुद्ध कार्यशील पूंजी कह सकते हैं। उनके अनुसार ये मानते हैं वे कि चालू संपत्तियों के नकद में परिवर्तन करने में कोई हानि या लाभ नहीं होगा। शुद्ध कार्यशील पूंजी सभी चालू दायित्व के भुगतान के पश्चात शेष रही चालू संपत्तियों का प्रतिनिधित्व करती है।